आज के स्टूडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जो कि 1930 में हुआ था। 1930 में कब हुआ था? 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत का दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। पहला बड़ा जन आंदोलन कौन था? अशोक आंदोलन था। उसके बाद दूसरा बड़ा जन आंदोलन कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि 1930 में हुआ था। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि कहाँ से निर्मित होनी चालू हुई थी? तो इसकी पृष्ठभूमि चालू हुई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा की थी कि हम भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस के इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ था कि अब वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, और उन्होंने गांधी जी को यह पावर भी दिया था कि वो जब चाहे जहाँ से चाहे अपना अहिंसक आंदोलन है वो प्रारंभ कर सकते हैं। गांधी जी को उन्होंने क्या दिया था? पावर दिया हुआ। कहाँ पर पावर दिया था? ये कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ये गांधी जी को इसके लिए अथोराइज्ड किया हुआ था कि भाई वो अपना आंदोलन जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रत्युत्तर में गांधी जी ने क्या किया? 31 जनवरी 1930 को अपनी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड के सम्मुख उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी, और उन्होंने कहा कि अगर इन मांगों को नहीं रखा जाएगा तो हम एक बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो मांगे कौन सी थी उसको हम पहले देख लेते हैं। पूर्ण नशाबंदी, मुद्रा विनिमय में 1 रुपये 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर मिला जाए, मालगुजारी भू राजस्व आधा कर दिया जाए और उसे विधानमंडल के अधीन रखा जाए, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, सैनिक व्यय में 50% की कमी की जाए, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन कम से कम आधे हों, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगाया जाए, तटकर विधेयक लगाया जाए, हत्या या हत्या की चेष्टा में दंडित व्यक्तियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, गुप्तचर विभाग को समाप्त कर दिया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा के हथियार रखने का अधिकार प्रदान कर दिया जाए। जैसा कि गांधी जी को पहले ही पता था कि ये बातें तो अंग्रेज कहीं मानेंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने तैयारी तो प्रारंभ कर ही दी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और हुआ भी वही। गांधी जी की इन मांगों को अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया, और इसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने लिखा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परंतु मुझे उसके स्थान पर पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि गांधी जी ने कब ये कहा। तो गांधी जी ने ये कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे रखी, उन मांगों को मानने से अंग्रेजों ने मना कर दिया, जिसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने क्या कहा? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परंतु मुझे उसके स्थान पर पत्थर मिला। और उसके बाद गांधी जी ने तय कर लिया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो कहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। वहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। कहाँ की? दांडी की। और दांडी कब पहुँचे? दांडी पहुँचे 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक उठाकर सत्याग्रह को प्रारंभ किया। अब उन्होंने नमक कानून तोड़ कर सत्याग्रह को क्यों प्रारंभ किया? तो इसके विषय में भी गांधी जी ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। गांधी जी इस बात से भली भांति परिचित थे कि नमक हर भारतीय के जीवन में महत्वपूर्ण है, उसके बिना कोई भी खाना बन ही नहीं सकता, इसलिए हर किसी की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी नमक के साथ। और नमक को उत्पादन को जो एक अधिकार था पूरी तरह से अंग्रेजों के पास था। यहाँ तक कि समुद्र के आसपास जो लोग रहते थे वो भी अपने घरेलू प्रयोग के लिए नमक का निर्माण नहीं कर सकते थे, उन्हें दुकानों से जाकर खरीदना पड़ता था। इसकी वजह से नमक महंगा पड़ता था, तो इसको लेकर लोगों में असंतोष था बड़ी मात्रा में। तो गांधी जी ने इस असंतोष को पकड़ लिया था कि लोगों के मन में नमक को लेकर असंतोष है, नमक टैक्स को लेकर असंतोष है, इसलिए गांधी जी ने नमक तोड़कर सत्याग्रह को प्रारंभ किया। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आम आदमी भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गया, क्योंकि नमक हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है, नमक के बिना जीवन अधूरा है। तो नमक सत्याग्रह होने की वजह से इसमें आम से आम व्यक्ति भी इसमें भाग लेने के लिए राजी हो गया, और इसी कारण से यह भारत के बड़े जन आंदोलन में से एक बन गया। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की 78 लोगों के साथ में, और जब वो 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे और उसके पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में उन्होंने क्या किया? नमक कानून को तोड़ा, और उसके बाद क्या प्रारंभ हो गया? हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब इसका कार्यक्रम क्या था? नमक कानून का उल्लंघन करना, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दें, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए, कर अदायगी को रोका जाए।
तो इतने सारे उन्होंने क्या रखे कार्यक्रम में, शर्तें रखी, टास्क रखे, जिसको लोगों को पूरा करना था जो सत्याग्रही थे। अब ये आंदोलन में पहले बताया कि नमक कानून तोड़ने से आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसलिए लोग तो जुड़ ही चुके थे, आम आदमी इसमें जुड़ ही चुके थे। इसके अलावा उस समय दुनिया भर में आर्थिक मंदी भी चल रही थी, इसकी वजह से भी लोगों के जॉब जा रहे थे, उसका प्रभाव भारत पे पड़ रहा था, इसलिए लोग परेशान थे। तो उनको भी एक आंदोलन के माध्यम से अपना भड़ास निकालने का एक क्या मिल गया, साधन मिल गया, तो वो लोग भी शामिल हो गए। ऊपर से ये आंदोलन क्या था, अहिंसक था। तो अहिंसक होने की वजह से क्या था कि इसमें महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर भागीदारी की। तो इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो वही है कि घरों में रहने वाली महिलाएं भी अब घर से बाहर निकली, और घर से बाहर निकल कर इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने जंगल सत्याग्रह भी किया। उसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो भी हड़ताल पर चले गए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया, विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भागने लगा, जिसके फलस्वरूप लगभग 60,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, जेल में चले गए। यहाँ तक कि गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए, उनको भी जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने नमक कानून को तोड़ा हुआ था। तो इस तरह से यह आंदोलन इतने बड़े व्यापक लेवल पर पहुंच चुका था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया कि उसने इस आंदोलन को पहले छोटा सा समझकर कहीं ना कहीं भूल कर दी है। और जब यह आंदोलन बढ़ने लगा और इस आंदोलन का कवरेज जो है देश और विदेश की मीडिया में होने लगा, तो कहीं ना कहीं अब अंग्रेज़ों को फील हो गया कि अब उनको कांग्रेस से समझौता करना ही पड़ेगा। इस आंदोलन का जो कवरेज था वो अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने भी किया था। और टाइम जो है गांधी जी को तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर चिढ़ाया भी करती थी अपने लेखों के माध्यम से। और उनको लगता था कि इतना दुबला पतला व्यक्ति कहाँ दांडी तक यात्रा कर पाएगा। लेकिन गांधी जी ने यात्रा को पूरा भी किया और नमक कानून को तोड़ा भी, इसलिए टाइम पत्रिका की राय बिल्कुल चेंज हो गई। तो इस तरह से पृष्ठभूमि बढ़ने लग गई कि कांग्रेस से समझौता करना ही पड़ेगा, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एक तो वो कारण था। दूसरा कारण ये था कि साइमन कमीशन आया था, हमने पढ़ा था इसके बारे में, 1928 में आया था साइमन कमीशन। तो जब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसका विरोध हुआ बहुत बड़े पैमाने पर। क्यों विरोध हुआ उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें सारे के सारे अंग्रेज़ लोग थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध हो रहा था। और इसको करना क्या था, इसको करना था जो 1919 में जो कानून बना था उसकी समीक्षा करनी थी कि इसमें क्या क्या चेंजेस लेके आना है, क्योंकि एक नया संविधान बनाया जाना था। तो साइमन कमीशन का विरोध होने के बावजूद भी बहुत सारे नेताओं से मिला, लोगों से मिला, और उसके बाद इसने एक रिकमेंडेशन दिया ब्रिटिश संसद को। तो ये तय हुआ कि इनके दिए हुए रिकमेंडेशन पर भारतीय नेताओं से भी चर्चा की जाए और एक नया संविधान बनाने का प्रयास किया जाए। तो इसका जो पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस चालू हुआ इस पर चर्चा करने के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, वो 1930 में चालू हुआ। कहाँ, लंदन में चालू हुआ। तो यह गोलमेज कॉन्फ्रेंस चालू तो हो गया, लेकिन इसमें कांग्रेस ने इसने बहिष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना था और अंग्रेजों उनकी गायसों की मांगें नहीं मानी थी। तो कांग्रेस ने इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से मना कर दिया था। तो जब कांग्रेस जो उस समय भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, सबसे बड़ा दल था, अगर वही शामिल नहीं होगा तो चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वहाँ से मतलब लंदन से वायस लॉर्ड इरविन को मैसेज मिला कि कैसे भी करके कांग्रेस के साथ समझौता किया जाए ताकि उनको गोलमेज कॉन्फ्रेंस के टेबल पर लेके आया जा सके और उनके साथ बैठ के साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर चर्चा की जा सके। तो इसीलिए क्या हुआ कि 5 मार्च 1930 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों के दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा, आंदोलन के दौरान जब्त समस्त संपत्ति वापस कर दी जाएगी। अब कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुए, उसमें से पहले में तो भाग लिया ही नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, दूसरे में भाग लिया, लेकिन गांधी जी
के साथ गांधी जी को बहुत सारे जो रिकमेंडेशन थे वो पसंद नहीं आए, जिनकी वजह से वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ कर आ गए और तीसरे में भी भाग नहीं लिया क्योंकि उस समय फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट 2 चल रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुआ और कांग्रेस ने किस में भाग लिया। फिर कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। तो इतनी सारी बातें किसने मांग ली? कांग्रेस ने मान ली। अब देखिए इसमें एक बात उसने नहीं माना, सर भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था सैंडर्स की हत्या के मामले में। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम भी डाल दिया था, हालांकि उससे कुछ जख्मी नहीं हुआ था। फिर भी अंग्रेज गवर्नमेंट को था ही जो उसका विरोध करे उसे दबा दिए। तो भगत सिंह को उस समय पकड़ लिया गया था, वो लाहौर के जेल में थे। तो उस समय इसका बड़ा विरोध हुआ कि गांधी जी ने जब इरविन के साथ समझौता पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने भगत सिंह के रिहाई के बारे में कुछ नहीं कहा। तो इससे कांग्रेस के जो युवा नेता थे बड़े नाराज भी थे गांधी जी से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था उस उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाया था, इसलिए भी लोग उससे नाराज थे। तो इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की प्रक्रिया को लेकर या स्थगित करने की प्रक्रिया को लेकर लोगों में बड़ा संतोष था। तो इस तरह से हालांकि ये काफ़ी हद तक सफल भी था। सबसे बड़ी सफलता तो इसको ये बोल सकते हैं कि भाई कांग्रेस जो है लॉर्ड इरविन के समकक्ष रहकर बात कर रही है, मतलब अंग्रेजी सरकार के समकक्ष रह के बात कर रही है, इसलिए इस आंदोलन को सफल नहीं माना जा सकता। लोगों के मन से अंग्रेजी सरकार का डर निकल गया, तभी तो 60,000 लोग जाके जेल में बंद हो गए। इसके अलावा महिलाओं ने बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना ज़्यादा सफल नहीं हो जितना हम सोच रहे हैं कि गांधी जी ने ये सारी बातें मान ली, उसके बाद फिर गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में भी कुछ नहीं कहा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसका सकारात्मक पहलू भी बहुत ज़्यादा है। और दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने पेरिस यात्रा से की थी। किसकी? नेपोलियन की। नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर जो पेरिस यात्रा हुआ था जिसमें लोग धीरे करके बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ गए थे नेपोलियन के साथ, तो उसी तरह से दांडी मार्च में भी हुआ था। 78 लोग किसके साथ थे? 78 लोग गांधी जी के साथ प्रारंभ किए थे दांडी यात्रा, और लास्ट में उसमें हजारों लाखों लोग जुड़ गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने उसकी तुलना किससे की है? हमारी नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। तो यहाँ पे 2-3 जो सन है उसको याद रखना है। पहले तो याद रखना है कब प्रारंभ हुआ, तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ साबरमती आश्रम से। कब नमक सत्याग्रह चालू हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को चालू हुआ। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। तो ये 3 डेट याद रखना है। चौथा चीज़ क्या याद रखना है हमको कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गया। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।